हेलो गाइस, मैं नाम है ऋतिक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट्स के बारे में, जिसको हम वेब एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो कैसे वेब एप्लीकेशन काम करती है, क्या क्या उसके अंदर यूज़ होता है और कैसे पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेब एप्लीकेशन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। आखिरकार हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट पर आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं MVC। तो MVC में हमारे पास M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू और C फॉर कंट्रोलर होता है। तो हमारे पास हमें तीन कंपोनेंट दिए जाते हैं, जिसकी मदद से हमें पूरी अपने सॉफ्टवेयर को बनाना होता है। अब ये तीन कंपोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली व्यू कंपोनेंट, जैसा कि इसका नाम बता ही रहा है, व्यू कंपोनेंट हमें जो भी दिखता है वही व्यू होता है। अब आता है हमारे पास अगला कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली एक ब्रोकर होता है व्यू और मॉडल के बीच। तो वो व्यू को हेल्प करता है मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब आते हैं मॉडल पे। सो मॉडल बेसिकली हमारे पास डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराने में मदद करता है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली जो भी हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करता है। जैसे आपका यूजर नेम हो गया, आपके जितने भी प्रोफाइल पोस्ट वगैरह हो गए सोशल मीडिया पे, वो डेटाबेस हैंडल करता है। सो बेसिकली हम फंक्शंस जो डिफाइन करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, वो हम मॉडल में डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं MVC कैसे यूज होता है वेबसाइट्स बनाने में। तो सबसे पहले हम चलते हैं flipkart.com पे। flipkart.com, तो ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं flipkart.com पे। तो MVC में सबसे पहले बात करते हैं व्यू। सो जो भी हमें यहाँ दिख रहा है ये सब व्यू में आता है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपको, ये एरोप्लेन दिख रहा है, ये लैपटॉप दिख रहा है, और कुछ भी जो भी आपको वेबसाइट के अंदर दिख रहा है ये व्यू के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कंट्रोलर की। तो हम वापस ग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है HTTP रिक्वेस्ट। ये क्या है देखते हैं। वापस flipkart.com पे जाते हैं और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क टैब्स में आते हैं। बेसिकली नेटवर्क टैब हमें बताता है क्या क्या रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुई है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आपको जैसे आप सर्च करते हैं, आप सोचते होंगे कि ये नीचे आपके सजेशंस कैसे दिखा देता है, तो वो आप देखते हैं कैसे दिखाता है। अब जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, देखिए नीचे कुछ कॉल्स हुई है। ऑटो सजेस्ट ये एक API है। API के बारे में बाद में बात करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इंजीनियरिंग, सॉरी तो यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी कॉल्स हुई है। अब जैसे इस वाली कॉल को हम क्लिक करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, एक बार देखेंगे इसमें क्या है। तो इसमें आप देखेंगे इसने सेंड किया है इंजीनियरिंग। सो ये क्या है? ये बेसिकली इसने डेटा सेंड किया है। ये API होती है, पर अभी हम इसको बोलेंगे कंट्रोलर। सो ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर में इसने इंजीनियरिंग सेंड किया है व्यू से। सो व्यू ने कंट्रोलर को कहा कि इंजीनियरिंग सेंड करो, कंट्रोलर ने इंजीनियरिंग सेंड करी मॉडल को। अब मॉडल डेटाबेस में देखेगा कि इंजीनियरिंग में क्या क्या आइटम्स है, और वो उसको यहाँ पे शो कराने के लिए वापस कंट्रोलर को भेजेगा। कंट्रोलर के पास डेटा वापस आने के बाद कंट्रोलर का काम क्या होगा? व्यू को दिखाना। तो जैसे यहाँ से जो भी डेटा वापस आता है वो रेस्पॉन्स टैब में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, सॉरी, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सजेशंस आए हैं डेटा बेस से। ये कैसा आई है? व्यू ने कंट्रोलर को बोला, कंट्रोलर मॉडल को बोला, मॉडल वापस कंट्रोलर के पास आया, कंट्रोलर ने व्यू को दिखाया। मतलब ये डेटा है और व्यू ने उसको दिखा दिया। सो व्यू ने बेसिकली डेटा दिखाता है, कंट्रोलर ब्रोकर है और मॉडल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब मूव करते हैं वेबसाइट के पार्ट में। अब आप कहेंगे ये तो जो हम ग्राफ देख रहे हैं इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्यू कंट्रोलर के साथ जा रहा है, कंट्रोलर फिर मॉडल को इंटरेक्ट करता है, और मॉडल वापस कंट्रोलर से, कंट्रोलर फिर व्यू को। तो इसमें यूजर कहाँ पे? तो अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में आपको दिखेगा यहाँ पे यूजर है, यूजर रिक्वेस्ट भेज है कंट्रोलर को। ये कैसे हो गया? अभी हमने देखा था कि यूजर सीधा व्यू को रिक्वेस्ट भेजता है, वो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट नहीं भेजता। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे इसको बताऊंगा API सेक्शन में। तो वीडियो को देखते रहिए। अभी तक हमने देखा कि MVC स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वेबसाइट में कैसे MVC स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो वेबसाइट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? MVC में से जो V पार्ट होता है व्यू, वो ही फ्रंट एंड होता है। सो व्यू इज इक्वल्स टू फ्रंट एंड। अब बैक एंड में आते हैं तो बाकी हमारे पास बचे हैं MVC में से MC। बड़ा हरामी हो बेटा। सॉरी तो हमारे पास बचा है CM। हाँ, तो जो भी CM का पार्ट होता है, जो भी हमें CM के लिए लिखना होता है, कोडिंग करनी होती है, वो हम सारा डिफाइन करते हैं बैक एंड में। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन।
वेबसाइट में 3 तरह के डेवलपर होते हैं, ये भी बता देता हूँ। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ व्यू पार्ट पे काम करते हैं, बैक एंड डेवलपर CM पे करते हैं काम, और जो तीसरा डेवलपर होते हैं वो तीनों पे काम करते हैं MVC स्ट्रक्चर। या अब बात करते हैं, क्या फ्रंट एंड का सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये इतना कुछ दिखा दिया सामने, कॉपी पेस्ट मार दिया और फिर काम खत्म? नहीं। सो फ्रंट एंड पार्ट बेसिकली सब कहते हैं आसान होता है, पर अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में जाए तो वो बिल्कुल आसान नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर करता है। सबसे पहले आता है हमारे पास मल्टीलिंगुअल वेबसाइट। अब मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट। सो जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज हमें मिलता है। देखते हैं फ्लिपकार्ट पे है क्या, नीचे होता है जनरली, नहीं है। हाँ, सो वेबसाइट्स वगैरह में जब भी हम जाते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन आते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड बहुत कुछ। तो उसको हैंडल करना फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, फ्रंट एंड में जो हम बनाते हैं। दूसरा पार्ट आता है टाइम जोन। टाइम जोन रेंडर करना अकॉर्डिंग टू यूज़र रीजन। जैसे मैं आज इंडिया में हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम रेंडर हो जो भी बैकएंड से आ रहा है, और मैं अगर कल अमेरिका चला जाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग टाइम रेंडर हो। ये भी फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। तीसरा हमारे पास आता है हैंडल राउट्स अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन। सो जैसे आपने नेटफ्लिक्स पे देखा है, अमेजोन प्राइम पे देखा है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होता है तभी आप वीडियो चला सकते हैं। ये भी फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब अगर आता है एनालिटिक्स, तो जैसे आप यूट्यूब पे अभी आपने वीडियो डाली हो या कभी इंस्टाग्राम पे, वो ऐप है पर सेम ही चलता है। सो एनालिटिक्स का काम जो होता है फ्रंट एंड वाला डेवलपर करता है। पांचवा आता है सबसे बेसिक कह सकते हैं पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी किसी किसी केस में, वैलिडेशंस। क्या यूज़र ने ये इनपुट किया है, मतलब बेसिकली जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं वापस से, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो उसने दिखा दिया प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल मोबाइल नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाते हैं, जैसे कभी अभी देखते हैं इसमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है क्या, नीचे जाते हैं और क्रिएट एन अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 1111111, अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो इसने दिखा दे प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वैलिड मोबाइल नंबर है या नहीं है? उसके लिए आपको एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी, वो वैलिडेशंस में आता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स वर्क है। अब बात करते हैं बैक एंड डेवलपर्स की। सो बैक एंड डेवलपर का काम होता है CM पे काम करना, कंट्रोलर और मॉडल पे। अब जो मॉडल होता है वो एक यूनिक होता है, यूनिक फंक्शन होता है हर एक काम के लिए। जैसे कि आपको एक यूज़र को लॉगिन कराना है, तो लॉगिन के साथ साथ अगर आपको ये भी देखना है कि कितनी बार लॉगिन किया है एक दिन में, तो उसके लिए हमें 2 मॉडल क्रिएट करने होंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहले मॉडल में होगा एक क्वेरी जो इंसर्ट करेगी डेटा को कि आज इसने इतनी कॉल की है API, मतलब इंक्रीमेंट करेगी जो भी काउंटर होगा। दूसरी API होगी लॉगिन के लिए, मतलब उसने क्रेडेंशियल्स भेजे लॉगिन के, और फिर उससे इंटरेक्ट कराने के कि लॉगिन के क्रेडेंशियल सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर 2-3 मॉडल्स को एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कंट्रोलर के पास आए, कंट्रोलर ने क्या किया कि सबसे पहले उसने मॉडल को कॉल किया जो भी था लॉगिन के लिए। अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल सही है, तो वो दूसरी मॉडल को कॉल करेगा और फिर उसको कहेगा कि इसको इंसर्ट करा दो डेटाबेस में। ठीक है, तो सीधी सी बात में अगर समझे, कंट्रोलर बहुत सारे मॉडल्स को मिला के बन सकता है, पर मॉडल एक यूनिक होता है। अब बात आती है लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है फ्रंट एंड और बैक एंड में। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट। अगली वही आने वाली है, तो उस तक का इंतजार करना। अब आपके मन में एक सवाल होगा, हमारे पास MVC स्ट्रक्चर था, ठीक है, हमने V तो दे दिया फ्रंट एंड को और बाकी का CM हमने दे दिया बैक एंड को, और अब दोनों को आपस में मिलाए कैसे? हमने C को भी एक फंक्शन बनाया है, M को भी एक फंक्शन बनाया है, तो डायरेक्ट ऐसे फंक्शन तो कॉल कर नहीं सकते, तो अब दोनों को मिलाए कैसे? अब दोनों को मिलाने के लिए हमारे पास एक नई टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यस, सबसे जरूरी चीज जो वेबसाइट में होती है, जो फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ती है, API। तो अब देखते हैं API कैसे काम करती है। तो अब हम वापस आ चुके हैं मेरी फेवरेट वेबसाइट flipkart.com पे, जो कि नहीं है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे API की, तो हम वापस नेटवर्क टैब में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं, ये देखिए। अब आपको
यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, जब भी मैं किसी भी नेटवर्क रिक्वेस्ट पे हावर कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक URL आ रहा है, https://rom.api.flipkart.com/api/1/ftp। अब ये क्या है? सो बेसिकली जब हम फ्रंट एंड से API कॉल करनी होती है, हमें एक पर्टिकुलर URL चाहिए होता है, ठीक है। अब उस URL में हम चाहे तो डेटा को भेज सकते हैं या डेटा सिर्फ मंगवा सकते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं API के। गेट करने के लिए गेट होता है रिक्वेस्ट लेने के लिए। पोस्ट होता है बेसिकली रिक्वेस्ट इंसर्ट करने के लिए, जो भी हमें डेटा होता है उसको इंसर्ट करने के लिए। पुट का मतलब होता है अपडेट करने के लिए। और डिलीट, जैसा कि नाम बता ही रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जाए और इस पे देखें FTP क्या है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे और हेडर्स में जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा दिखाता है जस्ट अ सेकेंड, या रिक्वेस्ट URL HTTPS। ये यहाँ पे आपको पूरा URL दिखा देता है कि क्या API का URL है। और अगर मैं इससे नीचे जाऊँ, एक और चीज़, हाँ, जब भी हमें API में डेटा भेजना होता है वो हम हेडर्स में भेजते हैं। हाँ, हेडर्स। अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या API भी एक कंट्रोलर है? जी हाँ, API भी कंट्रोलर है। सो कंट्रोलर को हम डिफाइन करते हैं बैकएंड में। सो बेसिकली हम URL डिफाइन करते हैं। वो URL पे जब भी हम जाएंगे, मैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे API के थ्रू, तो वो हमें डेटा दे सकता है या डाल सकते हैं। सो API एक कंट्रोलर है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जरा देखिए। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब मैंने जैसे ये पेज रिफ्रेश किया है, अब मैं नेटवर्क टैब में सबसे ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ देखिए www.flipkart.com। ये क्या मतलब, वेबसाइट का URL है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये दिखा रहा है गेट मेथड flipkart.com, और ये तो वेबसाइट है, ये API कैसे हो गई? तो आपको क्या लगता है, क्या वेबसाइट भी एक API है? API में हम URL हिट करते हैं और हमें कुछ डेटा मिलता है या डेटा हम भेज भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये वेबसाइट एक API है? कमेंट सेक्शन में बताना। 2 दिन बाद मैं भी कमेंट करके बता दूंगा है या नहीं। ओके अब बात करते हैं उस ग्राफ की जो हमारे शुरू में रह गया था, जिसको मैंने बोला था कि बाद में बात करें। तो अब हमने देख लिया API क्या होती है, ठीक है। हमने नेटवर्क टैब में जाके कॉल करी थी, जब अभी देखा था flipkart.com भी नेटवर्क टैब के अंदर आया था, उसमें गेट मेथड था। तो वो API है या नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। अब देखते हैं कंट्रोलर। जैसे यूजर को यहाँ पे दिखाया गया, यूजर सेंड करता है रिक्वेस्ट कंट्रोलर को, कंट्रोलर फिर सेंड करता है व्यू को, व्यू रेस्पॉन्स देता है यूजर को। अब देखते हैं यूजर इंटरेक्शन कैसा हुआ। मैं यहाँ पे एक यूजर हूँ, ठीक है। एक बार मैं फ्लिपकार्ट पे वापस जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक यूजर हूँ, ये मेरे सामने एक वेबसाइट खुल गई है, ठीक है, पर सीधा व्यू नहीं आया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे देखिए पेंडिंग लिखा रहा है www.flipkart.com पे, ठीक है। अब मैं वापस ऊपर जाता हूँ, तो ये मैंने एक कंट्रोलर से इंटरेक्ट किया कि मुझे चाहिए flipkart.com, ठीक है। अब इस कंट्रोलर ने क्या किया, मैंने इसने रिक्वेस्ट सेंड करी, तो इसने मुझे वापस, व्यू को डेटा दिया। रेस्पॉन्स में अगर मैं जाऊँगा, एक सेकेंड, वही रेस्पॉन्स पे देखते हैं। रेस्पॉन्स में देखिए पूरा का पूरा HTML कोड आया, जो भी ये डेटा है सामने। तो इसने व्यू को भेजा कि देखो ये डेटा आया है, ये दिखा दो। अब व्यू ने डेटा दिखा दिया, अब वो मुझे दिख रहा है। तो वापस अगर हम उस ग्राफ पे जाए, तो इसने कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जनरेट की, यूजर ने, जो मैंने की थी flipkart.com डाल के, और फिर कंट्रोलर ने मुझे सेंड किया डेटा, जो यहाँ नीचे आ रहा है रेस्पॉन्स में जाके HTML डेटा। अब व्यू ने मुझे दिखा दिया, वो मुझे सामने दिखा रहा है। सो आज की वीडियो में हमने सीखा MVC, API और फ्रंट एंड बैक एंड। ये थोड़ा मैसअप कर सकता है तो माइंड को, पर कोई नहीं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम वेबसाइट को बना सकते हैं, मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं वेबसाइट को बनाने में। बेसिकली फ्रंट एंड में कैसे बनाते हैं, बैक एंड कैसे बनाते हैं, क्या क्या लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या मेथड क्रिएट करते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक इट, अगर पसंद नहीं आई हो तो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक इट और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।